हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल जिसका नाम है कैरियर कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो 11th क्लास का पोएट्री सेक्शन का ही एक टॉपिक है और जिसका नाम है द विलेज सॉन्ग, जिनकी लेखिका हैं सरोजनी नायडू, जिनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत के बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं कि सरोजनी नायडू क्या कहना चाहती हैं विलेज सॉन्ग के बारे में। दोस्तों, वैसे बच्चे या वैसे लोग जो मेरे इस चैनल पर नए हैं वो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आप तक वो वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हम अपने मोबाइल का स्क्रीन की तरफ और आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे विलेज सॉन्ग, जिनके लेखक हैं सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू के बारे में जानते हैं और ये भी जानते हैं कि गांव का गीत होता कैसा है, क्या होता है ये। सरोजनी नायडू का जन्म 1879 में हुआ और इनकी मृत्यु 1950 में हुआ। द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, सरोजनी नायडू को ही नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी भारत की बुलबुल के नाम से जाना जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। वाज अ पोएट, नेशनलिस्ट, फाइटर फॉर वुमेन्स राइट एंड नेशन बिल्डर। कह रहा है कि सरोजनी नायडू जो हैं यह एक देशभक्त थी, एक वुमेन्स के अधिकारों के लिए, औरतों के अधिकार के लिए वो लड़ने वाली थी, फाइटर्स थी और नेशनल बिल्डर, राष्ट्र की निर्माता भी थी। हर 3 वॉल्यूम ऑफ पोएम द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड्स ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग्स, ठीक है, ये जो है द थ्रेशोल्ड जो है 1905 में इनका प्रकाशित हुआ, बर्ड्स ऑफ टाइम 1912 में प्रकाशित हुआ और 1912 में एक और हुआ, द ब्रोकन विंग्स हुआ। वे आर रिसीव्ड वार्मली अक्रॉस द वर्ल्ड, इसे पूरे विश्व में, इसको पूरे विश्व में जो है स्वागत किया गया। कमेंटिंग ऑन हर फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम द टाइम्स रोट, हर पोएट्री सीम्स टू सिंग्स इटसेल्फ एज हर स्विफ्ट थॉट्स एंड स्ट्रॉन्ग इमोशन स्प्रिंग इनटू लिरिक्स एंड देमसेल्फ। जो ये द टाइम्स है, द टाइम्स जो एक अखबार है, ये जब इनका जब पहला कविता का जब फर्स्ट वॉल्यूम प्रकाशित हुआ तो द टाइम्स ने यह बात कहा कि इनकी जो कविताएं हैं वो बहुत ही तीव्रगामी विचार रखने वाली है और स्ट्रॉन्ग इमोशन रखने वाली में से है। और जो द ग्लासगो हेराल्ड, यह भी एक न्यूज़ है, ग्लासगो हेराल्ड यह भी एक न्यूज़ की एक संस्था है, इन्होंने भी ऑब्जर्व किया द पिक्चर्स आर ऑफ द ईस्ट, इट इज़ ट्रू बट देयर इज समथिंग फंडामेंटली ह्यूमन इन देम दैट सीम्स टू प्रूव, ठीक है, आगे हम यहाँ पर देखेंगे अच्छे से। द ग्लासगो हेराल्ड जो है इन्होंने ऑब्जर्व किया कि द पिक्चर्स ऑफ द ईस्ट आर ट्रू बट देयर इज समथिंग फंडामेंटली ह्यूमन इन देम दैट सीम्स टू प्रूव दैट द बेस्ट सॉन्ग नोन नथिंग ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। कह रहा है कि इन्होंने जो ग्लासगो हेराल्ड है इन्होंने इस बात का ऑब्जर्व किया कि द पिक्चर्स ऑफ आर ऑफ द ईस्ट इज ट्रू, ठीक है। हम लोग पूर्वी के नाम से जाने जाते थे, जो हम लोग थे, जैसे हम जो है ईस्ट के नाम से जाने जाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो अंग्रेज थे वे वेस्ट वाले थे, यानी वेस्टर्न कल्चर वाले थे, ठीक है। और हम आगे बढ़ेंगे तो इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। जब हम हिस्ट्री का लेक्चर देंगे तो हम आपको बताएंगे कि जो वेस्टर्न कल्चर थे और हमारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्यों पड़ा, ईस्ट इंडिया ही नाम क्यों पड़ा, ये हम लोग अपने टॉपिक में भी क्लियर करेंगे। खैर, हम समझ देखते हैं, ईस्ट का मतलब हुआ भारत और वेस्ट का मतलब हुआ पश्चिमी। तो इन्होंने कहा कि जो ग्लासगो हेराल्ड जो है वो एक वेस्टर्न कल्चर का जो है ये न्यूज़ है। तो इन्होंने इस बात को बताया, प्रूफ किया कि कोई भी ईस्ट और वेस्ट कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, नथिंग ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट। इनका द्वारा जो लिखी गई कविताएं हैं ये बहुत ही इम्प्रेस्ड हुए थे उनसे। इम्प्रेस्ड विथ हर सेकंड वॉल्यूम विथ अ ग्रेयर म्यूजिक। द यॉर्कशायर पोस्ट यह भी एक न्यूज़पेपर ही है, रिमार्क किए कि मिस्टर नायडू हैज़ not only enriched our language but has enabled her to grow into intimate relation with the spirit, ठीक है, the emotion and musician and musicians एंड द ग्लैमर ऑफ द ईस्ट। यानी इन्होंने द यॉर्कशायर जो पोस्ट था, इन्होंने बताया कि नायडू जो थी वह सिर्फ अपने भाषा में ही महान नहीं थी, बल्कि
उन्होंने यह बात को भी बताया, जो आत्माएं होती है, जो स्पिरिट होते हैं, आत्माएं होती है, उनके बीच में रिलेशन भी बताया, इमोशंस भी बताया गया है उन्होंने, और रहस्यवाद, जो रहस्यवाद वाली जो इनकी बातें हैं, जो ग्लैमर है, द ग्लैमर ऑफ द ईस्ट, पूर्वी क्षेत्र में, इन सारी चीज़ों को जो है बताया यॉर्कशायर ने, यॉर्कशायर जो पोस्ट है उसने। और आगे कहते हैं कि द प्रेजेंट पोयम इज एन एलोवल ऑफ द पोएट्स फार्म फेथ इन गॉड। और इसमें जो है, यह जो वर्तमान की जो कविता हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इनमें सरोजिनी नायडू जो है ये बता रही हैं कि एक कविता का जो है, मतलब जो कवि जो है, कवि का भगवान के प्रति एक जो घोषणा, मतलब भगवान के प्रति जो इनका जो मान है, सम्मान है, यानी जो भगवान जो होते हैं, इनको मानना है कि भगवान जो है ऐसे स्थितियों में, जब आप संकट में हो, जब आप दुख में हो, परेशानी में हो, तो भगवान आपकी मदद करते हैं। इन्हीं बातों के बारे में बताया है, यही एलोवेल है। सरोजिनी नायडू एक्सप्रेस हर इनर मोस्ट फियर एंड प्रेज टू गॉड टू गाइड हर थ्रू द डार्कनेस। आगे ना बात कि सरोजिनी नायडू जो है एक्सप्रेस करती है इनर मोस्ट फियर, जब आपके अंदर आत्मा में जब आप डर हो जाता है, आपके अंदर में जब किसी बात का डर हो जाता है, तब आप गॉड से प्रे करते हैं कि हे भगवान, आप जो है हमें गाइड कीजिए, हमें रास्ता दिखाइए, इस अंधेरे से बाहर निकलने में हमारी मदद कीजिए। चलिए हम देखते हैं आगे के किताब में क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। वर्क इन ए स्मॉल ग्रुप एंड डिस्कस दिस क्वेश्चन फॉर सम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि फॉर सम अनफॉरसीन रीजन यू आर कमिंग होम लेट। मान लीजिए किसी भी कारणवश, ठीक है, किसी भी कारणवश क्या हुआ, कुछ भी कारण हो सकता है, कोई भी रीजन हो, कोई भी शगुन वाला कोई भी रीजन हो, जिससे कि आप जो है गए थे कहीं पर भी और आपको आने में रात हो गया, लेट हो गया। यू फाइंड योर सेल्फ ऑल एलोन, और जब आप आ रहे होते हो तो आप पाते हो कि आप बिल्कुल ही अकेले हो। इट इज अ पिच डार्क, और बहुत ही घना जो है गहरा अंधेरा है। एंड यू हैव नो टॉर्च, और आपके पास कोई टॉर्च भी नहीं है और ना ही कोई आपके साथ है। व्हाट वरीज विल यू हंट यू, तो बताइए कि आपको क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बार बार याद आएगा। और कह रहा है कि विल यू फील अफ्रेड, और क्या आप डरा हुआ महसूस करेंगे। तो जाहिर सी बात है, ऐसी स्थिति में कोई भी आदमी डरा हुआ महसूस करता है। और रहा बात जब याद करने का, तो चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, उसे हमेशा उनका भगवान ही याद आता है, वही उनको आकर के किसी तरीके से बताए। अगला है हाउ डू योर फैमिली मेम्बर्स रिस्पॉन्ड, तो आपके जो फैमिली के मेंबर हैं वो कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं जब आप व्हेन यू कम होम लेट, जब आप घर आते हो, तो आपके फैमिली के मेंबर जो हैं उनका किस तरह का व्यवहार होता है, उनका किस तरह का विचार होता है। कहता है आगे कि डू दे वरी अबाउट और रिमेन इंडिफरेंट, कह रहा है कि क्या वे लोग जो है इस बात से दुखी होते हैं, क्या उन्हें किसी बात की चिंता भरी रहती है कि हाँ आप क्यों लेट आए, आपको क्या दिक्कत है, आप क्या कारण था कि आप लेट हो गए, क्यों आप कहीं फंस गए थे, आप वगैरह वगैरह क्या हो गया था आपके साथ में, या उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, हर फैमिली का मेंबर सबके लिए इंपॉर्टेंस रखता है। खैर आगे की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड नंबर, हैव यू एवर बीन रिबक्ड फॉर कमिंग लेट, तो क्या आपने कभी डांट सुना है जब आप लेट आते हो। जहाँ तक इसका सवाल है, यहाँ तक ज़्यादातर लोगों का आंसर सिर्फ और सिर्फ यस में ही आएगा, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जिनको कोई डांटता नहीं है, सभी को लोग जो है डांटते ही हैं, घर के लोग, क्योंकि घर के लोग डांटते इसलिए हैं क्योंकि वो आपको पसंद करते हैं, और जो लोग पसंद करते हैं आपको, वे लोग आपकी केयर करेंगे, और जब लोग आपकी केयर करते हैं वे लोग थोड़ा बहुत तो डांटेंगे ही। खैर हम बढ़ते हैं विलेज सॉन्ग की तरफ में, और इसके बारे में हम वर्णन करते हैं कि विलेज सॉन्ग यानी गाँव का गीत है क्या, किस तरह के गीत की बात की जा रही है यहाँ पर, और कविता में क्या कह रही हैं सरोजिनी नायडू। चलिए सुनते हैं। फूल आर my pitchers and far to carry, lone in the way and long, why oh why I tempted to tarry, lured by the boatsman's song। कह रहा है कि फुल ऑफ माई पिचर्स, मेरे जो घड़े हैं वो पानी से भरे पड़े हैं, फार टू कैरी, और दूर लेकर जाना है ढोने के लिए। मतलब मेरे जो घड़े हैं, मतलब ये है कि यहाँ पर जो है जो 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 कविता का जो पात्र हैं वो अपने घड़े को भर चुके हैं पानी से, और वो पानी लेने के लिए कहीं गए थे और पानी को भर चुके हैं, और इन्हें लेकर के जाना है और दूर जाना है। लोन इन द वे एंड लॉन्ग, और एक तो वो अकेले भी हैं और सफ़र भी लंबा है। वाई ओ वाई
I tempted to tarry, lured by the boatsman song. ओ वाई, बताओ। अब ये जो है कवि जो है यहाँ पर पात्र जो है, ये पात्र खुद को कोस रहा है, अपने आप को बोल रहा है कि ओ मैं क्यों ठहर गई, मुझे क्यों वो जो बोट्समैन, जो बोट जो था, जो नाविक था, जो मल्हार था, जो नाव चलाने वाले जो मल्हार होते हैं, जो वो मल्हार जब नाव चलाते हैं तो जो गीत गाते हैं, वो इतना खूबसूरत गीत गा रहे थे कि जो पात्र है, या ये कह सकते हैं जो महादेवी वर्मा है, जो गई थी लाने के लिए, पानी लाने के लिए गई थी, जब वो भर करके घड़े में ढो करके कहीं से लेकर के उन्हें आना था, और तब जो है वो गीत सुनने में बिजी हो जाती हैं, रुक जाती हैं, व्यस्त हो जाती है, और इस वजह से क्या हो जाता है, शाम हो जाता है, रात हो जाता है, और अब उन्हें अकेले जाना है और उन्हें डर भी लग रहा है। तो अब क्या कहती है कि मैं क्यों रुक गई उस नाविक के बात को सुनते हुए, नाविक के गीत को सुनते हुए। आगे कहती है कि स्विफ्टली द शैडो ऑफ नाइट आर फॉलिंग, धीरे धीरे रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा है। हियर ओ हियर इज द वाइट क्रेन कॉलिंग, सुनो क्या ये सफ़ेद सारस चिल्ला रहे हैं, क्या ये सफ़ेद सारस बोल रहे हैं। इज इट द वाइल्ड आउल क्राई, क्या जंगली उल्लू रो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कविता जो है, जो पात्र है सरोजनी नायडू है, ये कहती है कि क्या ये जो है सफ़ेद सारस जो है वो चिल्ला रहे हैं, या ये कह रही हैं कि क्या ये उल्लुओं की रोने की आवाज़ है। देयर आर नो टेंडर मून बीम्स टू लाइट मी। आगे बहुत ही ज़बरदस्त बात है, टेंडर का मतलब होता है हमदर्द, और आप सबको पता होगा कि रात्रि के समय में आपका हमदर्द, आपका सहारा सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ होता है, और वो होता है मून बीम लाइट, यानी चंद्रमा की चांदनी। तो आगे ये कहती है कविता में कि और मेरा कोई सहारा, मेरा कोई हमदर्द भी नहीं है, कोई चंद्रमा का जो प्रकाश जो हमदर्द बन करके जो मुझे रास्ता दिखाता, अब वो मुझे रास्ता भी नहीं दिखा पा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है भाई, क्योंकि ये जो है घने जंगल से होकर के जा रही हैं, और इसलिए उन्हें पेड़ों की पत्तियों की वजह से जो है उन्हें रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। आगे कहती हैं और इन द डार्कनेस ए सरपेंट शुड बाइट मी। आगे वो बताती हैं कि अगर इस घने अंधेरे में कोई जीव जंतु जैसे कि सरपेंट मतलब सांप वगैरह जो है कहीं मुझे काट न ले, और इफ़ एन इविल स्पिरिट शुड स्माइट मी। और ज़बरदस्त बात उन्होंने बताया, जो कि सब लोगों के दिमाग में यह बात आता है कि कहीं कोई बुरी आत्मा जो है मुझे कोई कष्ट ना पहुंचा दे। राम रे राम आई शैल डाई, ओ हे भगवान मैं तो मर ही जाऊंगी। कहने का मतलब है यह डर जो है सबके अंदर बना रहता है, और वो कहती है कि कहीं जो है कोई काट न ले कोई जानवर, तो मैं मर ही जाऊंगी। मैं एक बार इसे यहाँ से शुरू से बताता हूँ कि महादेवी वर्मा जो है उनके घड़े जो है भरे हुए हैं, और वो अकेले रास्तों में होकर के जा रही है, उनका सफ़र भी लंबा है, और वो कहती हैं कि कहीं मैं क्यों रुक गई उस बोट्समैन की गीत को सुन करके, और मैं वहाँ पर ठहर गई उसके गीत को, मुझे उसका गीत इतना लुभा दिया कि मैं वहीं पर रुक गई। अब धीरे धीरे जो है रात बढ़ने लगा, ये इधर और उधर देखने पर जो है शायद सफ़ेद जो है बगुले वो बोल रहे हैं, या फिर उल्लू जो हैं वो रो रहे हैं। आगे वो कहती हैं कि कोई जो है मुझे लाइट दिखाने के लिए कोई मून बीम भी नहीं है, चंद्रमा का प्रकाश भी नहीं है, और इस घने अंधेरे में कहीं कोई जीव जंतु, कहीं सांप मुझे काट न ले, और या फिर कहीं बुरी आत्मा जो है मुझे कष्ट ना पहुंचा दे। राम रे राम आई शैल डाई, तब तो मैं मर ही जाऊंगी। ये जो इतनी सारी बातें हैं ये कवियत्री खुद सोच रही हैं अपने बारे में। आगे के बारे में पढ़ते हैं, आगे वो क्या कहती हैं, आगे वो क्या सोचती हैं। आगे कहती हैं माई ब्रदर विल मरमर वाई डोथ सी लिंगर। मेरा भाई जो है बड़बड़ा रहा होगा कि वो क्यों वहाँ जा कर के ठहर गई। माई मदर विल वेट एंड वीप, और मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी और रो रही होगी। और ये सबके साथ होता है, अगर आप भी कहीं फंस जाते हो, कहीं रुक जाते हो किसी कारणवश, तो ये जो है ये लोग जो है बहुत ही चिंतित हो जाते हैं घर के लोग। और क्या कह रही होंगी मेरी माँ, सेइंग कह रही होगी, वो प्रार्थना कर रही होगी, ओ सेफ मे द ग्रेट गॉड ब्रिंग हर। हे भगवान मेरी इस बेटी को सही सलामत मेरे पास लेकर के आना। सभी माँ यही सोचती है। आगे कहती हैं उसकी माँ जो है सोच रही होंगी, क्या सोच रही होंगी, द जमुनाज वाटर आर डीप। जमुना का पानी जो है वो बहुत ही गहरा है, अर्थात द जमुनाज वाटर रसेस बाई सो क्विकली, और जो जमुना का पानी है वो किसी भी चीज़ को जल्दी बहा कर ले जाता है।
कहने का मतलब है कि तब हम यहाँ पर समझ गए कि जो एक कवियत्री है या फिर जो नायिका है इस कहानी की, इस पात्र की, इस कविता की, तो वो जो है यमुना के रिवर से, यमुना के नदी से पानी लेकर के अपने घर की तरफ जा रही थी। तब ये सारा खेल हो रहा है। आगे वो क्या कहती है, द शैडो ऑफ द इवनिंग गैदर सो थिकली लाइक ब्लैक बर्ड इन द स्काई। आगे वो कहती हैं कि जो शैडो है, रात का जो गहरा अंधेरा है, वो और गहराता चला जा रहा है, जैसे कि कोई ब्लैक बर्ड हो स्काई में, आकाश में। ओ ओ इफ द स्ट्रॉम ब्रेक्स व्हाट विल बिटाइड मी। आगे वो कहती है कि अगर कोई आंधी तूफान आ जाए तब मैं कहाँ रुकूंगी, तब मैं कहाँ जाऊंगी, तब मैं कैसे उसे पेश आऊंगी। सेफ फ्रॉम द लाइटनिंग वेयर शैल आई हाइड, वेयर शैल आई हाइड। कह रहा है कि और जब बिजलियां चमकने लगेगी तब मैं कहाँ छिपूंगी। अनलेस दाऊ सकर्स आवर माई फुट स्टेप एंड गाइड मी, राम रे राम आई शैल डाई। ठीक है, आगे जो है मेरा जो है, अब जो मेरा फुट स्टेप है, मेरा जो पैर है वो तेजी से चलना शुरू होता है। ठीक है, कहते हैं कि सक्सेस का मतलब होगा और तेजी से आगे की तरफ बढ़ना और मुझे गाइड करना। ठीक है, और तब कहता है कि नहीं तो हे राम मैं तो मर ही जाऊंगी। तो ये रहा आपके कहानी का पूरा सारांश। और मुझे नहीं लगता है कि मैंने जो बातें आपको समझाई वो बातें आपको समझ नहीं आई, लेकिन मैं फिर से कहता हूं कि अगर आपको ये बातें समझ में नहीं आई, कहानी का, कविता का कोई भी अर्थ समझ में नहीं आया हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं और आपको जो भी प्रॉब्लम होगा वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं। तो चलिए आज के लिए हम इतना टॉपिक को ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया होगा तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा देंगे।